हेलो कायनातीज। आज हमारे साथ कायनाती चाय पर हैं मोहम्मद शहजाद। तो अभी मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन उससे पहले खुश आमदेद मोहम्मद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपने बुलाया मुझे शो पे। तो जब मैं थोड़ा सा टीजर दे दूं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस की तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा 3D प्रिंटिंग के सिलसिले में। तो आज जरा हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग, मगर स्पेस में। ठीक है, तो आप जरा अपना क्या कहते हैं, थोड़ा सा सब्र रखें, अभी हम उसकी तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद, आप ये बताएं कि अभी आप जो हैं वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, एक बहुत बड़ी सारी कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, उसमें अमेरिका में। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा पहले पूछूं कि आपको स्पेस का या एस्ट्रोनॉमी का शौक कैसे हुआ? जी बिल्कुल। um, आपका इतना नॉलेज है स्पेस का, तो आज आप मुझे एक्सपोज करेंगे कि मेरा कितना कितना कम मुझे पता है स्पेस के बारे में। तो ये देखिए, मेरा मेरा शौक स्पेस में प्रोबेबली बचपन में 4-5 साल की एज से, थिंकिंग अबाउट मून लैंडिंग। और आप सोचें, दिस इज इन द 80s इन पाकिस्तान, कि उस वक्त भी हमारे पास सिर्फ लाइक मून लैंडिंग एंड अपोलो मिशंस के बारे में सीखने का था। एंड पीपल लाइक नील आर्मस्ट्रॉन्ग became inspiration। और आज मेरा 8 साल का बच्चा है, वो भी स्कूल में बस वही पढ़ रहा है, और थोड़ा सा स्पेस एक्स एंड इलॉन के बारे में। बट like every other child, hopefully just being a dreamer, and वो जो curiosity होती है बंदे की कि क्या है ऊपर, और ये दुनिया में तो चीजें सारी चलती रहती हैं, but when you look up and pause and stare at the night sky, ये सब बचपन में तो ख्याल नहीं आया। लेकिन अब जाके इतना कुछ किया, पढ़ा, फाइनेंस पढ़ा, और इतने किस्म के काम किए। और 2-3 साल पहले किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया हमारे सीईओ को, और फिर से मेरी सॉर्ट रिसर्जेंस हुई इस फील्ड में। और हाई स्कूल में मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, मैथ में ज़्यादा, लेकिन बस छोड़ दिया बिकॉज स्पेस ऑनेस्टली बोरिंग सी हो गई थी। लाइक उसमें आप सोचें, प्रोग्रेस जो पिछले 30-40 साल की थी, ये जो टाइम आया था, अनफॉर्चुनेटली बगैर वॉर के, बट जब यूएस रशिया के कोल्ड वॉर चल रही थी, दैट्स रियली व्हाई द स्पेस प्रोग्राम्स मूव्ड इतना फास्ट। और ईलॉन तक nobody really was doing much in space. बहुत ही United Nations style, आहिस्ता आहिस्ता move होने वाली collaboration type world बन गई। So जाके बस ये हुआ, और and ultimately 2-3 साल पहले एकदम से like this light bulb went off कि wow, like space is amazing। और religion, philosophy, politics, physics, math, ये सब चीजों की intersection है, and it's just so exciting every day। अच्छा, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और ये एक सबक भी है कि, और ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं चैनल के ऊपर भी कि मुझे स्पेस का शौक है, मैं क्या करूं, या एस्ट्रोनॉमी का शौक है मगर मेरी डिग्री किसी चीज में है। मगर आई थिंक आपकी जो मिसाल है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, राइट? आई मीन, आप जो हैं, आपने बिजनेस डिग्री है आपकी, आप बिजनेस स्कूल से आए, आप वॉर्टन स्कूल में थे, आप यूसीएलए में थे, वहां से आप गए, एंड इवेंचुअली आपका जो एक तरह से ट्रेजेक्टरी है, इट मेट अप इन स्पेस। और क्या कहते हैं, एक लिहाज से आपका थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन अब एक शौक पूरा हो रहा है, हालांकि आपकी बिजनेस की डिग्री थी। आई मीन, सो दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि बिजनेस, आई थिंक, अब स्पेस के हिसाब से मेरा ख्याल है सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी हर फील्ड में। बिल्कुल। ये समान आपके सारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा हो, आप मेडिसिन पढ़ी हो, आपने बिजनेस पढ़ा हो, आपने सर्टनली इंजीनियरिंग, हमारी कंपनी में हर किस्म का इंजीनियर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, propulsion इंजीनियर, सॉफ्टवेयर पीपल, डेटा और मशीन लर्निंग वर्क। जस्ट आप सोचें, लाइक कंपनी में बैकग्राउंड्स और स्किल्स, लोगों ने रोलर कोस्टर बनाए हुए हैं, स्काई स्क्रैपर्स बनाए हुए हैं, लाइक ऐसी चीजें कि यू वुड जस्ट इमेजिन कि ये तो एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। बट स्पेस में जो कुछ हो रहा है, स्पेशली नाउ, और जो फंडिंग आई है लास्ट कपल ऑफ इयर्स से,
हर किस्म की अपॉर्चुनिटी, लोग फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्टनली माइनिंग की बात हो रही है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, आपने पॉलिसी वर्क है, सर्टनली तो बहुत किस्म के फील्ड्स एंड हर किस्म की जो आपकी education है is applicable, and ये that should not stop anybody from trying to enter the industry, period. जबरदस्त, ये आई थिंक ये बहुत ही होपफुल चीज है, क्योंकि उसमें ये होता है कि ठीक है, अगर आपने शौक पैदा करना हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेडिसिन, यू कैन स्टिल डू इट। आई थिंक दैट्स एक्चुअली अ रियली होपफुल मैसेज। अच्छा, तो अब लेट्स गेट इनटू इट। आपसे मैंने पता ये करना है कि आपकी जो रिलेटिविटी स्पेस है, पहले तो आप थोड़ा सा अगर बताएं कि वो क्या करती है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। जी, so relativity का जो publicly stated mission है कि हमें life को interplanetary बनाना है, and आप सोचें कि the audacity of that mission is so fascinating कि इस वजह से we believe कि सबसे interesting and सबसे best technical talent हमारी company में आ रहे हैं, and that is the publicly stated goal, long-term mission. तो the way हमने उसको bite size steps में chunk किया है कि step 1 is हम अपने printers बनाते हैं, 3D printers जो आपने reference किए हैं, so इसमें हम hardware नहीं manufacture करते, but robotic arms लेते हैं, और फिर lifts जो ये robotic arms से ऊपर नीचे जाते हैं, हम अपनी metallurgy करते हैं, सारा software जो robots चलाता है वो खुद हमने बनाया हुआ है, and सारा automated है from machine learning models के जो print हो रहे होते हैं, as you print these fuselages, वो robot अपने आप को सिखाता रहता है कि how do I make something better and better and better. So ये fundamental thesis है, और हमने launch vehicles से शुरू किया है कि step 1 is launch vehicles, क्योंकि हमारे estimate में especially जो ये अब low earth orbit constellations कर रहे हैं लोग, Amazon ने announce की भी है, Starlink with SpaceX, ये सारा हमारा अर्थ बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सारा स्पेस की तरफ जा रहा है, और उसके लिए हमें ये वायरलेस वाईफाई मैश नेटवर्क नहीं होता, जैसे ब्लैंकेट करते हैं अर्थ को लो अर्थ ऑर्बिट में अबाउट 500 माइल्स नॉर्थ ऑफ अर्थ सरफेस। तो ये कॉन्स्टलेशंस इनेबल करने के लिए हमें लॉन्च व्हीकल्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा, जिसकी डिमांड होगी और आएगी और आ रही है, like right now for 25, 2026, 2027 launches, तो उसको सर्विस करने के लिए हम लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं। So हमारा बिजनेस ये है कि हम कस्टमर्स को चार्ज करते हैं सैटेलाइट्स जाके डिप्लॉय करने का। कस्टमर हमारे OneWeb हमने अभी अनाउंस किया है जो अपनी कॉन्स्टलेशन कर रहा है, they don't care कि रॉकेट 3D printed है कि नहीं, उनको सिर्फ अपनी सैटेलाइट चाहिए। So we monetize that तो way. कहना जो आपने कुछ अभी कहा कि रॉकेट जो है वो 3D प्रिंटेड है या नहीं है, एक मिनट, आप तो छोटी चीजों की तो हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की, तो आप किस स्केल के बात कर रहे हैं? अभी आप बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा रॉकेट जो है वो 3D प्रिंट हुआ, यानी कि वो निकल के आ गया। I mean, you're talking about the whole rocket. The whole rocket. तो विजन ये है कि आप हम यूज करते हैं 2 different kinds of 3D printing technology. एक होती है powder based, जिसमें आप बिल्कुल समझे पाउडर होता है, मेटल यूजुअली पाउडर फॉर्म में, और उसको लेजर शूट करता है, और ये ऑफ द शेल्फ सारे प्रिंटर्स जो आप सोचते हैं कि डेस्कटॉप प्रिंटर टाइप आपको मिले, वो जरा पाउडर बेस्ड होते हैं और लेजर, उसमें फिडेलिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है कि आप उसमें इंजन्स प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा साइज आजकल जो आप प्रिंट कर सकते हैं उसमें तकरीबन फुटबॉल साइज का होता है, या मे बी 2 फुटबॉल्स। तो आप सोचें कि स्केल उसका बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो इंजन्स के लिए बहुत परफेक्ट उसकी अलाइनमेंट है। जो दूसरा लार्ज स्केल प्रिंटिंग करनी होती है वो हम उसको कहते हैं वायर आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वैम, और उसमें इट्स लिटरली के आप रोबोट होता है, उसको जायंट वेल्डिंग आर्म की तरह समझ लें, और उसमें हम हॉट डेपोजिशन करके मेटल बीट बाय बीट डालते हैं, तो उसमें वायर होती है, जिस तरह स्पूल से वायर आती है, एंड वो लेयर बाय लेयर उसमें करती है, एंड दैट इज द साइज ऑफ अ फ्यूसलाज। तो हमारा जो
पहला रॉकेट है वो है तकरीबन 7.5 फुट इन डायमीटर और 110 फुट टॉल एंड सो पूरी का पूरा 3 सेक्शंस या 4 सेक्शंस में वो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आप सोचें स्केल उसका। और जो हमारा बड़ा रॉकेट है जिसकी डेवलपमेंट अभी शुरू हो गई है, रियूजेबल होगा, फुली रियूजेबल रॉकेट होगा, वो है अभी बेसलाइन अबाउट 18 फीट डायमीटर में और 210 220 feet in tall. So that is the vision. Okay, so that's incredible. Okay, so मुझे जरा थोड़ा सा इसको हजम करना पड़ेगा। Okay, तो आप तो पहली बात तो ये है कि ये जब तो I'm assuming कि 3D प्रिंटिंग का जो फायदा है वो ये है कि ये कॉस्ट काफी कम कर देगा, क्योंकि the way you are making it, कितने लोग चाहिए होते हैं इसको बनाने के लिए? अमेरिका के 4 हिस्से, अगर 4 हिस्सों में ये छोटे वाला जो रॉकेट है Right. तो खाली 100 फुट ऊपर है, तो कितने लोग चाहिए इसको बनाने के लिए? इंटीग्रेशन के लिए तो लोग स्टिल खुद से काम करना पड़ेगा। अभी हमारी कंपनी में है तकरीबन 800 लोग। 150 थे जब मैंने शुरू किया था 2 साल पहले। सो क्वाइट अ बिट ऑफ ग्रोथ। लेकिन समान बिगर पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब देखें लॉन्च व्हीकल्स, स्पेसएक्स की फैल्कन 9 या इवन आप बोइंग के एयरप्लेन्स देख लें, 90+% ऑफ द कॉस्ट होती है बिल ऑफ मटेरियल्स रॉकेट का या जहाज का टुडे लेबर कॉस्ट है। आप लाइक दैट इज इट्स अ काइंड ऑफ आप सोचें अगर आपने कभी बोइंग फैक्ट्री देखी हो, जहाज सुपर इंप्रेसिव, लेकिन जो उसमें फिक्स टूलिंग होती है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। सो द बिग बेनिफिट आप स्पॉट ऑन के कॉस्ट उसकी कम होती है, about a quarter of the cost होनी चाहिए when everything is done, said and done. लेकिन labor becomes like half or less than half of the bill of materials उसमें रॉकेट का। और जो सबसे बड़ा हमारा नॉर्थ स्टार बेनिफिट है उसमें वो ये है कि 0 to 60 days हम एक रॉकेट पूरा बना सकते हैं, इंटीग्रेशन इंक्लूडेड, at scales, but right now maybe a few months। वो जो है on the 61st day हम पूरे का पूरा नया वर्जन उस रॉकेट का बना सकते हैं और आपको किसी फिक्स टूलिंग चेंजेस की जरूरत नहीं है। लाइक वही प्रिंटर आप सॉफ्टवेयर में इसका डिजाइन चेंज करें और आउटकम्स अ न्यू प्रिंटर। कि आपको valve 6 inches इस तरफ करना हो, या आपको सोचें जहाज में that is our next step के enter the aerospace world। जहाज में आपको अगर विंग को थोड़ा सा ऐसे करना हो या ऊपर करना हो या नीचे करना हो, जो भी आपके डिजाइन चेंजेस हो, आपको नेक्स्ट 15-year साइकिल उसकी डेवलपमेंट की कैच नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रेडिशनल मॉडल ये है कि आप पेपर पे परफेक्ट करें अपना अपना डिजाइन और फिर जाके आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फैक्ट्री बनाएं और फिर आपको अगर कोई बोले कि हे ये विंग थोड़ा सा मोर फ्यूल एफिशिएंट करने के लिए ऐसे करें या वैसे करें, तो आप उसको ऐड कर देंगे नेक्स्ट इटरेशन डिजाइन में। क्योंकि आप फैक्ट्री की वजह से और फिक्स टूलिंग की वजह से जनरली स्पीकिंग ऐसे चेंजेस नहीं करेंगे। इसलिए मैं और आप जो जहाज में अभी जाते हैं वो 60s 70s 80s के डिजाइन हैं जहाज के, और प्रोग्रेस इतनी स्लो है। तो ये हमारी विजन है कि लॉन्च व्हीकल्स एक्चुअली अनरेगुलेटेड relative to commercial airplane, rightfully so, क्योंकि सारे रॉकेट्स other than in China पानी के ऊपर लॉन्च करते हैं ताकि इट्स सेफ। तो इसलिए उधर शुरू किया है। बट स्टेप 2 है कि अदर एरोस्पेस चीजें बना सके और एंड दैट अल्टीमेटली आपका पहला क्वेश्चन है कि क्या विजन और क्यों ये कंपनी ऐसे हुई और कैसे कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारी ये विजन है कि थर्ड स्टेप होगा कि ये प्रिंटर्स जो हमने बनाए हैं वो ऑटोनमस होंगे, बेटर एंड बेटर they'll get over time। क्योंकि मार्स या मून या इन ऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी को तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का सोचना है, और हमारे एस्टिमेट में डजन्स टू हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को सोचना चाहिए, लेकिन कोई सोच नहीं रहा है। क्योंकि जब इलान अगर स्टारशिप अगर मार्स पहुंचे लोगों को लेके, तो क्या करेंगे लोग वहां पहुंच के? प्रोपेलेंट टैंक्स चाहिए होंगे, हैबिटेट्स बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा, और वो 2 या 4 या 6 या 10 एस्ट्रोनॉट्स हथौड़ी और कील लेके तो नहीं ऐसी चीजें बनाएंगे। तो द आइडिया इज कि ये ऑटोनमस मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे फॉर लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स, एंड हम इंडस्ट्रियल बेस बनाएंगे मार्स पे या मून पे to enable life ऐसे to make it interplanetary। तो अभी जो प्लान है,
I mean, I'm assuming, actually, I shouldn't assume, मगर कि चांद के ऊपर पहले जाना है और ऑटोनमस जब आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स के जाने से पहले, खासतौर से मार्स के ऊपर, कि दे कि ऑलरेडी वहां पर आप जो हैं वो हैबिटेट वगैरह जो है थ्रू दी स्प्रिंटर्स वो बन जाएं एंड देन वंस यू नो कि एवरीथिंग इज वर्किंग और फिर ह्यूमंस जाएं, इस किस्म के क्या प्लान्स हैं? जी, something like that. इसमें it's unclear कि पहले robots जाएंगे कि पहले humans जाएं, but in parallel जाके जो first humans assess करेंगे कि क्या वहाँ पे situation है, in order to bring, and certainly के जिस तरह Elon ने declare किया हुआ है, अभी rough estimates हैं लोगों के about 1 million people चाहिए होंगे to have a self-sustaining system, और अगर 1 million people रहने हो तो उसके लिए infrastructure चाहिए होगा, and ये hand in hand जाना पड़ेगा. जो पहले लोग जाएंगे, I assume adventurers and explorers होंगे जो शायद कभी वापस ना आए, and unfortunately, and so जाके जो भी whoever will pave the way, इनको जाके कुछ ये सारा कुछ सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि the next 10 or the next 20 और जाने के लिए you'll have to enable that kind of infrastructure. तो आप रिलेटिविटी स्पेस को किस तरह से देखते हैं? आई मीन आई एम जस्ट क्यूरियस कि जिस तरह जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन्स है, इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, या और भी हैं, रिचर्ड ब्रांसन की वर्जन है, क्या वो लोग भी 3D प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हैं कि या आप लोगों का जो है दैट्स अ मोर डिस्टिंक्ट थिंग और आप लोग यू मे बी एबल टू कोलैबोरेट विद देम, या किस तरह से आप उनको किस तरह से देखते हैं कंपैरिजन में? Gee, like mixed answers. So I would say कि launch vehicles में 3D printing engines की बहुत हो रही है. अब GE भी और Boeing भी करते हैं 3D printing. मसला ये है हमारे estimate में कि जो 3D printing industry है, वो ये 3D printers बनाती है और फिर वो जाके GE या Boeing या SpaceX को बेचना चाहती है. और उस में इतनी कस्टमर फ्रिक्शन है कि आप सोचें आपके पास अगर easier way out हो, कि आप कहें जैसे हमें 50 साल से हम मेटल की फोर्जिंग कर रहे हैं, तो ये साइड R&D प्रोजेक्ट है, इसको ट्राई करते हैं, लेकिन 3 4 5 साल बाद लोग कहते हैं इसको छोड़ो, वापस चलते हैं फोर्जिंग की तरफ, राइट? हमारी पूरी एग्जिस्टेंस ये है, हमारे पास बैकअप नहीं है, तो हमें इट्स नेसेसरी कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करे, और हमारा कोई और कस्टमर नहीं है, हम अपने प्रिंटर्स बना के खुद ही उसके कस्टमर हैं, एंड तो हम उसकी फीचर्स कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकते हैं. मल्टीपल यूज केसेस नहीं है हमारे, सिर्फ लार्ज मेटल फ्लाइंग स्ट्रक्चर्स को बनाना चाहिए. आप देखें इंसेंटिव्स इतने अलाइंड है हमारे, बिकॉज आप अगर लार्ज ब्लॉक ऑफ मेटल से शुरू करें और उसको आप थिन करना चाहें तो एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसिव हो जाता है वो. तो जो सारे बोइंग के सप्लायर्स हैं वो हर उस पे कॉर्नर्स कट करेंगे, बिकॉज उनके लिए एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसिव है उसको हल्का करना. हमारे लिए जो है, अगर हम उसको फास्टर प्रिंट कर सकें, इसका मतलब है वो लाइटर होगा by mass, just by definition. 3D printing की approach है, additive की ये, you're adding to it, not subtracting from it. So उसमें the lighter it is, the cheaper it is for us, or the more fuel efficient it is. So you can charge more for a customer, या customer can carry a more a heavier payload on it. या आप satellites लेके जा रहे हो, या आप humans को fly करना हो, तो वो incentives entirely change हो जाते हैं. So back to your question, हम launch में सबसे compete करते हैं, although हमारा belief है कि ये जो हमारी second vehicle हमने announce किया 20-ton vehicle है, the Falcon 9 से 30%-ish बड़ी, fully reusable, that is the best product market fit, और launch में वो उनसे compete करता है. But everywhere else, जो आपने couple of companies mention किए हैं, इनका products थोड़ा सा different है. हमारी ambitions नहीं है कि हम अपने satellites और अपनी constellation ऊपर लेके जाएंगे. हमारा strictly manufacturing business है, और हमारा belief है, देखें space के बारे में हम सारे incorrect होंगे over time, कि शायद हमें एस्ट्रॉयड माइनिंग हो, शायद हम मार्स को बिग इंटरप्लैनेटरी बनाएं, शायद वो ना हो सके तो हम मून पे करें, लाइक ये किसी को नहीं पता. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उधर चली जाए. तो हमारा ये थीसिस है, हाइपोथेसिस है कि
जो भी फोकस्ड होगा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पे, जो भी पिवट कर सकेगा फास्टेस्ट द नेक्स्ट 10-20 years, वो विनर होगा। बिकॉज किसी को नहीं पता कि 20 टन व्हीकल द राइट साइज है, कि मार्स की कंडीशंस पे प्रिंट करना पड़ेगा, कि हम बंच ऑफ प्राइवेट स्पेस स्टेशंस और उस पे कार्गो ऊपर नीचे लेके जाएंगे। इतना मुझे पता है कि एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये है स्पेस का टाइम। एंड पीपल से कि क्यों, व्हाई इज नाउ द टाइम फॉर स्पेस? बिकॉज द सिंपल आंसर इज कि अब पॉसिबल है। हमने फाइनली मशीन्स बनाई हैं जो अदर मशीन्स बना सकती हैं। हमने एज अ ह्यूमन रेस हमने कंप्यूट पावर इतनी पावरफुल कर ली है कि जो सिमुलेशंस चाहिए होती हैं ये स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने के लिए, 2010 onward basically ऐसी compute power thanks to AWS and others. Or the third thing is software. Simply के the power of software जो leverage कर सकते हैं hardware design में भी। So ये सब कुछ अब possible है हमारे पास। you know, ships हों, people say Mars क्यों करें, और दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या फायदा, right? And they're like ये ऐसे एग्जांपल होगा कि हमारे पास शिप हो और आप बोले नहीं नहीं हम लेक्स में खुश हैं, हम इधर ही खेलते रहते हैं, लेकिन ये हम ओशन में कभी नहीं डालेंगे क्योंकि क्यों, right? So it's possible now, so we're going to do it, and that's the beauty and simplicity of humanity के you know ये ऐसी curiosity के साथ हम explorers are just within us as a race. अच्छा, तो एंड मे बी ये सवाल बिल्कुल ही ऑफ पेस है, मगर अगर, और मैं बेस की मैं भी बात करूंगा, अगर हम चांद के ऊपर बात करें ना नियर फ्यूचर के हिसाब से, राइट? आई मीन आई एम स्टिल ट्राइंग टू इमेजिन कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है चांद के ऊपर, ओके, रॉ मटेरियल किस चीज का होगा? जो आप, क्योंकि 3D प्रिंटिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल किस चीज का होगा अगर हम चांद के ऊपर है? जी, so raw material हम जो फोकस करते हैं वो ज्यादा है मेटल बेस्ड 3D प्रिंटिंग पे। और उसमें हम आजकल इनकनेल हमारे इंजन्स कॉपर के बनते हैं, कॉपर पाउडर के। सारे जो लार्ज स्ट्रक्चर्स है वो एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉयज हैं। तो जनरली हमारी अप्रोच ये है कि हम यूनिवर्स की अबंडेंट मटेरियल्स को यूज करें। देयर इज नथिंग स्पेशल के रेयर चीजें चाहिए हो या यहाँ से लेके जाना पड़े। नाउ I'm probably 3 to 5 years away के Mars पे printing करने के लिए you have to do completely different type of testing in those gravity situations and pressure and all that. तो वो अभी हमने शुरू नहीं की, although हम you know US government में like in dialogue के कैसे उसको advance करें ऐसी research को। But ये vision है कि long term it's universe में abundant metals, and आपको ये मुझसे बहुत ज्यादा पता होगा कि कितने metals and किधर से you know उनको produce कर सकें। But that's the vision कि यहाँ से कुछ like infrastructure ना जाना पड़े, broadly speaking, और inputs metal के from the universe हम use करें। Right. I mean, that's what I was thinking कि जिस तरह I mean आपने मार्स की बात की, तो जब बात हुई थी कि वहाँ पे ये रोबोट्स जो है हैबिटेट बना देंगे and things like that, I guess उससे पहले हमें वहाँ पर मिनरल्स को जमा करना पड़ेगा, right? क्योंकि वहाँ पर वो ऊपर तो नहीं मौजूद। So I think that would be an extra step, and that could be, वो काफी complicated हो सकता है क्योंकि वहाँ पे again different conditions हैं, वो हम raw material extract करें। मगर I guess once you have that, फिर उसके बाद जो है बाकी ठीक है, क्योंकि अदरवाइज बाकी तो अदरवाइज आपको जो है यहाँ से लॉन्च करनी पड़ेंगी एल्यूमिनियम या कॉपर या जो चीजें भी हैं, क्योंकि जब तक वहां पर इतनी अवेलेबल नहीं होती वो चीजें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, that's absolutely right। लेकिन अगर आप यहाँ से भी थोड़ी सी करें तो उस पाउडर बेस्ड में या वायर फॉर्म में very differently उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है versus जिस तरह हम ट्रेडिशनल मेटल्स लेके जाते हैं। That's a really good point कि आप जो है वो उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और आप भेज सकते हैं, एंड ऑल्सो अगेन कार्गो मिशंस जो हैं they can take longer and cheaper to Mars बजाय कि ह्यूमंस, क्योंकि we want to get them more quickly, और तो वो पहले चले जाएं तो वो रॉ मटेरियल वहां पहुंच गया and then you can bring it in. That actually is a really good point. और उसमें ये है कि आपको फिक्स टूलिंग नहीं लेके जानी पड़ेगी, right? Because आप सिर्फ पाउडर और एक रोबोट आर्म
या 2 या 4 रोबोट आर्म्स लेके जा सकते हैं, वर्सेस के आप वहां पे जाके आपको मेटल फोर्जिंग के लिए फुल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट? कंप्लीटली डिफरेंट गेम। अच्छा, अब हम आखिर में मैंने आपसे अब एक दो सवाल पूछने हैं। एक तो ये है कि आपने बताया कि वो जो रोबोट्स हैं वो सेल्फ लर्निंग है एंड दे गेट बेटर एंड बेटर, राइट? तो अब वो सेल्फ लर्निंग का, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो जो लोग बात करते हैं कि रोबोट्स जो हैं वो दे विल बिकम आवर ओवरलॉर्ड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन आई मीन उसका आप किस तरह से सोचते हैं कि ओके वो सेल्फ लर्निंग है? आई मीन ऑब्वियसली मशीन लर्निंग का जो एक वो है कि अब बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ह्यूमंस जो हैं वी कैन नॉट फिगर इट आउट, राइट? क्योंकि उसके लिए आप इतना डेटा आता है कि ओनली कंप्यूटर्स कैन एनालाइज इट, ओनली कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड इट। हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आउट? क्या आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये जो रोबोट्स की सेल्फ लर्निंग है, एंड इट मे बी एन अनफेयर क्वेश्चन मगर आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट, लाइक यू नो, कहाँ होगी वो, लाइक यू नो, उनकी हमारी इंटरेक्शन? एंड अगेन मैं रोबोट्स की, मैं एज अ सेंसेंट की बात नहीं कर रहा, मैं खाली ये बात कर रहा हूँ कि हमें उनकी, आई मीन एक लिहाज से हमारी जो समझ है एकदम एक दूसरे की जबान है वही गलत खराब, वही अलग अलग हो जाएगी क्योंकि वो खुद मशीन लर्निंग के थ्रू चल रहे हैं। तो जी, आपका क्या ख्याल है? अभी जस्ट थ्रो इट आउट, क्या 10 साल के या बाद जो या है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखें, आप सोचें जिस तरह मेरे मेरे दिमाग में जो पैरेलल आता है वो है सिलिकॉन चिप इंडस्ट्री का। तो जिसमें आप इतना वो छोटा और कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी हो गई है कि what's the fastest way to make another faster chip is you have to use another chip to do it. So a machine is the only thing that can make itself faster and faster, जो Moore's law और जो हमने speed पढ़ी है, right? So इतने compact से design में हमने basically हम machine को कहते हैं कि design the most optimal thing, और वो किस तरह transistors and wires need to connect, and what is the best way to fit it into smaller and smaller, which by the way space की वजह से ही ये ऐसी push आया, because how to make electronics smaller is, people forget कि it's quest for space में क्यों जा रहे हैं, but इतनी चीजें हमें इन्वेंट हुई हैं that हम यहाँ अर्थ में यूज करते हैं, scratch resistant glasses, infant formula, mattresses, small computers, लेकिन I digress. वो design is not possible कि human कर सके। तो अगर आप उस chip को सोचें कि expand it to the scale of a launch vehicle या कोई जहाज के ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि हम कहें हमें ये फीचर्स चाहिए कि उसमें इतना मास जा सके, इतना वो एरोडायनेमिक हो, इतना फ्यूल एफिशिएंट हो, जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, इतनी कॉस्ट हो, एक्सेट्रा। तो you hand it to the computer and the software and the algorithms that should design the most optimal thing. जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, हमारे पास 3-step process है। So आप हम obviously simulate करते हैं software में कि जब design करते हैं CAD tools में हर कोई ये काम करता है, right? फिर हम उसका second step है जब वो real time printing हो रही होती है, हम real time उसको in situ monitoring करते हैं या lasers के साथ या thermal imaging के साथ। तो देखते हैं कि अच्छा हमने जो सोचा था हम बना रहे हैं वो प्रिंटर कर रहा है कि नहीं, ज्यादा गर्म दिन हो या ह्यूमिड डे हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट करता है, थोड़ी सी वायर में कोई डिफिशिएंसी हो वो थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट करता है, लाइक बड़ा स्ट्रक्चर करना हो डिफरेंटली, अगर साइडवेज करें, जो और किस्म के उसमें एट्रीब्यूट्स आप कलेक्ट करते हैं। फिर आप उसको लेके जाते हैं टेस्ट स्टैंड पे, स्ट्रक्चरल टेस्ट स्टैंड पे, और हर कोई ये करता है। तो उसमें आप कोरिलेट करते हैं दोज डेटा सेट्स, कोई 27-28 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं कि आपने जैसे सोचा आप प्रिंट करेंगे, फिर कैसे प्रिंट हो रहा था, और फिर जो मदर नेचर है वो ही रियल टेस्ट है। एंड अल्टीमेटली अगर टेस्ट स्टैंड पे काम करती है तो फिर हु केयर्स कि कैसे वो सोचा था, एंड देन वो मशीन जो है वो अपने आप को सिखाती है कि कैसे करनी है चीजें। अल्टीमेटली कुछ ऐसी चीजें उसमें काउंटर इंटुइटिव है कि आप टेढ़ा प्रिंट करें क्योंकि वो कूल करके सीधा हो जाता है, अगर कूल करके सीधा हो जाए तो वो टेस्ट के लिए परफेक्ट है। बट ये चीज है ह्यूमन कभी नहीं कर सकता, कि ये तो नहीं ऐसे काम करती, काउंटर इंटुइटिव है जिस तरह चल रही है।
So अच्छा. see, that's the way we think about that, all the different technologies के कैसे machine बनाएं. Ultimately, honestly, vision 50 years, आपने कहा 5 या 10 साल से 50 years from today, it should all correlate कि ये सारी चीजें एक साथ ultimately जिस तरह chip design होती है उस तरह हम large scale manufacturing की problems के बारे में सोचें. ठीक है. Yeah, that actually really helped it actually. अच्छा, तो आप ये बताएं, relativity space आपने कहा कि वो inter-planetary species बनाना चाहती है. Like, I mean, I have a different hat कि वो अच्छी चीज है, क्या सोचना चाहिए इसके बारे में. मगर आप ये बताएं कि Mars के अलावा are there plans? I mean, like, I mean, I know it's very uncertain. मगर I'm just curious कि इस किस्म की जो space companies हैं वो कितना दूर तक सोचती हैं. I mean, like, कि और आप लोग जो हैं जो विजन की बात करते हैं वो 10 साल, 50 साल, 100 साल, I mean, किस किस्म की रेंज की बात करते हैं within a company? Yeah. Yeah, lots of questions in there. तो देखिए हमारी vision है Mars oriented, क्योंकि in our mind वो like 5-year problem नहीं है, but 100-year problem नहीं है. Like ये जो next generation है, वो they will find themselves on Mars. So how we need to enable that, automatically a multi-generational type problem है. But Mars is probably as far as any company is thinking right now, is simply because Mars already is such a massive problem कि उसको solve करने के लिए, what the atmosphere issue or manufacturing issue, there इतनी problems हैं कि I think there's enough to tackle there. Beyond that, I would say humans की aspirations. I mean, just आपने जिस तरह आपका last week का show था कि how big is the Kainaat, and उसमें ये बहुत ही humbling चीज है. आप back आपने original question पूछा कि क्यों or why. बचपन में it was a curiosity, it was the fascination with space. अब जाके थोड़ी सी adult life में, loosely call it halfway through life, उसमें जाके ये humility वाली बात है कि आप अगर time का dimension देखें, हर estimate के 4 to 6 billion years, जो भी estimates हैं Big Bang के, उसमें हम 15,000 साल से maybe हैं, at least in this form. आप अगर यूनिवर्स का साइज देखें तो उसमें कितनी छोटी सी हम चीजें, और कितनी सेंचुरीज के लिए हमने सोचा था कि दिस इज इट, ऊपर छत है. फिर उसके बाद जब छत वो हुआ, हमने कहा चलो हम सेंटर हैं पूरे यूनिवर्स के. फिर पता चला सन सेंटर है, ऐसे समझ में आया कि सन सेंटर है. अब समझ में आता है कि हम तो बहुत ही रैंडम कॉर्नर में छोटी सी चीज हैं, और ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स केम टुगेदर. उसमें आई होप वन डे हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी. आई मीन अगेन, या आपका डोमेन है ज्यादा, बट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पढ़ के और उसकी अंडरस्टैंडिंग, और वो हो भी अब रिलीजन से कनेक्ट करें कि ये ऐसी चीजें हमें कहा जाता था इवन मेरे बचपन में कि ये बस ब्लाइंड फेथ की बात है. अब जो फिजिक्स की थ्योरीज आ रही हैं, मल्टीवर्स की या स्पेस टाइम फोल्ड होने की, ये सब कुछ current physics की understanding में तो नहीं fit होता, but there are hypotheses out there, or leading researchers ऐसी बातें कर रहे हैं. So I'm taking it too philosophical आपके question को, लेकिन I do think कि as a human race, this is the beginning, or we hopefully will see acceleration यहाँ से, because we're back to, we've invented the machine that can invent the machines, and वो space की progress को यहाँ से exponentially enable करेगा. That's my deep belief, and one day hopefully we'll find कि solar system कैसे exit करना है, but it's gonna take a few baby steps along the way. So that's the thinking, at least. Any favorite science fiction film or science fiction TV series that you look at it and you go like, I would recommend that के दूसरे लोगों को, like, कि हाँ, any recommendations? आपके, this is not a plug, like in आपके जो shows हैं probably the most relevant and philosophically inviting ये questions, because देखिए in a lot of these things हमारी अब जाके understanding थोड़ी सी आ रही है, and it's scratching the surface. These things are
are meant के जो हम solve करेंगे और million questions more आएंगे, and that is the beauty of this type of field के इसमें कोई end नहीं है. अब James Webb Telescope की picture जो आएंगी, and for the first time ever it'll be the most exciting thing. So you know, it's sci-fi. I'm personally not a sci-fi guy. Like, I will say that from a business standpoint, agar logon ko interest ho, so I would highly recommend jo 30s, 20s, 30s, early history of aviation. Jo log हाँ कह रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे डेवलप होगा और क्या होगा. It's so different. And you know, जब अब 100 साल हो चुके हैं तकरीबन from an aviation perspective, अगर आप space को roll forward करें 100 years, I can assure you कि हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि क्या होगा and how's that, you know, gonna all look like. So unfortunately also, it's the last thing I'll say on it, कि sci-fi, other than a bunch of actual enthusiasts YouTube पे, कोई justice नहीं कर रहा है like scale of this problem को. In Netflix पे, For All Mankind, all okay, you know, yeah everything's okay. लेकिन ये जो spark of curiosity, it comes from, actually I watch a lot of YouTube videos yeah to just go one after the other and keep the curiosity alive. ठीक है जबरदस्त I mean that I think that's a great thing कि it's the curiosity. I mean science fiction से भी हो सकती है मगर yeah I mean you're right I mean For All Mankind yeah I mean मैंने भी कई दफा मैंने कोशिश की कि get into it but nah, Expanse was interesting like you know especially first few seasons after Yeah, that it went in another yeah. direction. Last comment आपसे and you already mentioned that कि लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेस में, वी वर आल्सो ऑन अ पैनल स्पेस फॉर बिजनेस, लोग जो करियर बनाना चाहते हैं, आई मीन डू यू थिंक is it premature right now or this is the right time ke space is going to be the next big thing? Yeah, I'm personally really bullish, right? I'm walking the talk here. I've got 3 little kids, a whole mortgage, bills to pay. So commercially, you know, I'm personally incredibly curious and lifelong learner. So वो सब ठीक है आपकी, like you know, piques your interest, and आप उसमें religion या philosophy या जो भी आपको interest हो, physics, math, आप जाते हैं. लेकिन आप मेरे जो bills पे होंगे वो hopefully commercial opportunities से होंगे. And उस लिहाज से, I would say now is the time for space. And honestly, you know, Elon and SpaceX are the ones to thank for it. Okay, space जो है वो एकदम से like sexy हो गई है because all of this people realize कि it's possible. अगर आप government की pace पे चलेंगे, collaborations करने की कोशिश करेंगे, आपको you know politics पे नहीं लेके जाते इस वक्त United Nations के बारे में, but that's जो progress होती है वो फिर उस तरह slow हो जाती है. And ये जो interest आया है last 10 years, 20 years, commercial opportunities आई हैं, ये I think will accelerate. Okay, now is the time for people to jump in. Or you know, मेरे लिहाज से it's legacy की बात है. Like आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन जब मैं you know just zoom out और सोचता हूँ कि यहाँ से अगर जिंदगी दी अल्लाह ने 50 साल या 70 years from today, और अगर मैं अपनी लाइफ को मुड़ के पीछे देखूं तो मैं किस चीज से प्राउड होऊंगा. और वो इस अब जाके मैं रॉकेट इंजीनियर तो नहीं बन सकता और जाके ब्रांचेस तो टर्न नहीं हो सकते, लेकिन जो थोड़ा सा इम्पैक्ट मैं कर सकूं ये सब कुछ एनेबल करने के लिए, या इसकी स्पेस की क्वेस्ट में जो आप प्रॉब्लम्स हम अर्थ की सॉल्व कर सकते हैं, क्लाइमेट और ये सारी चीजें हम बिकॉज ऑफ स्पेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम दुनिया रुइन ना करके जाएं. That is the North Star for me personally. कि commercially opportunities हो लेकिन legacy भी हो, और बंदा you know curious रहे ऐसे, and that religiously and you know socially and all those things is hopefully people appreciate that in the coming you know decades and years. Well, zabardast ending. Thank you so much, Muhammad. Again, reminder, आप जो हैं वो relativity space में हैं और बाकी लोगों के लिए keep an eye.
रिलेटिविटी स्पेस की भी लॉन्चेस के सिलसिले में, और फिर जब दूसरे चांद, मार्स, और जब इसकी बात होगी, कीप एन आई ऑन रिलेटिविटी स्पेस। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आपका। Thank you so much. Shukriya Shulman for having me here. Much appreciated. थैंक यू।